8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। यह बोइंग 777 विमान था जो अपनी ताकत और स्थिरता के लिए जाना जाता था। विमान में कुल 234 लोग सवार थे, जिसमें 225 यात्री और 9 क्रू सदस्य शामिल थे। फ्लाइट का समय रात का था और सभी यात्री अपने सफर में व्यस्त थे। कॉकपिट में अनुभवी कैप्टन जहारी, अहमद शाह और कोपायलट फारिक अब्दुल हमीद अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। विमान के भीतर माहौल शांत था। यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ संगीत सुन रहे थे और कुछ अपने सपनों में खोए हुए थे। रात के 12:41 पर विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर 8,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बाहर एक शानदार आकाश था जहां सितारे चमक रहे थे और नीचे समुद्र की गहराई थी। अचानक विमान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल राडार पर एक छोटा सा संदेश दिखाई दिया, टेक्निकल फॉल्ट। यह चेतावनी कुछ समय के लिए नजर आई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक गंभीर समस्या का संकेत था। एक के बाद एक विमान के सारे सिस्टम फेल होने लगे और स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। फ्लाइट के लगभग 1 घंटे बाद विमान के अधिकांश सिस्टम फेल हो गए। अचानक कॉकपिट में एक छोटा सा धमाका हुआ और एक अजीब सी गंध फैलने लगी। यह जहरीली गैस थी जो पूरी कैबिन में फैलने लगी। कुछ ही सेकंडों में दोनों पायलट बेहोश हो गए। उनके पास कोई समय नहीं था और वे आपातकालीन संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक विमान रडार से गायब हो गया। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच विमान के अंदर यात्रियों ने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। विमान के झटके महसूस होते ही हड़बड़ी मच गई। यात्री कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह लोहे की दीवार की तरह मजबूत था। विमान अब ऑटो पायलट मोड पर था और बिना किसी नियंत्रण के अनजान दिशा में उड़ रहा था। फ्यूल भरपूर था और वह विमान लगभग 8 घंटे तक हवा में रह सकता था। धीरे धीरे जहरीली गैस ने पूरे केबिन में फैलना शुरू कर दिया और यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, विमान एक बेकाबू और निर्जन मार्ग पर बढ़ता चला गया। यात्री और चालक दल के सदस्य बेहोश थे और विमान की स्थिति विकट हो गई थी। सुबह के 5:40 पर लगभग 5 घंटे बाद कैप्टन झारी को होश आया। वह दर्द से कराहते हुए कॉकपिट में जागे और जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चारों ओर सिर्फ नीला समुद्र था और दूर दूर तक कोई भी भूभाग नजर नहीं आ रहा था। विमान की स्थिति अब बहुत ही दयनीय थी। डैशबोर्ड पर जलती बत्तियां बता रही थीं कि विमान का फ्यूल खत्म होने वाला था। वह जानते थे कि उनका और उनके यात्रियों का भविष्य अब एक ही दिशा में जा रहा था, मृत्यु की ओर। कैप्टन ने इंटरकॉम पर घोषणा की, हम क्रैश करने वाले हैं। यह शब्द सुनकर यात्रियों ने एक दूसरे को देखा। विमान में अराजकता फैल गई। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ भगवान को याद कर रहे थे और कुछ अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे। कैप्टन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह विमान को समंदर में लैंड कर सके, लेकिन यह लगभग असंभव था। यात्रियों ने अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंतिम क्षण में सबको समझ में आ गया कि उनका जीवन अब कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सभी की आंखों में मौत का डर था। विमान समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था। विमान के समंदर से टकराने से पहले का क्षण बेहद भयावह था। 1 मिनट पहले ही कैप्टन झारी ने सभी को लाइफ जैकेट पहनने और दरवाजे के पास आने का निर्देश दिया। एक एक करके यात्री कांपते हुए दरवाजे के पास पहुंचे और समंदर में कूदने लगे। जैसे ही आखिरी यात्री ने कूदा, विमान एक जोरदार धमाके के साथ समंदर में समा गया। एक विशाल आग का गोला बना और विमान के टुकड़े पानी में बिखर गए। कॉकपिट और क्रू का हिस्सा भी आग के शोलों में लुप्त हो गया। कैप्टन झारी और कोपायलट फारिक दुर्घटना में मारे गए, लेकिन बाकी यात्री जिंदा रहे। उन्होंने विमान के टूटे हुए टुकड़ों को पकड़कर समंदर में तैरने की कोशिश की। वे समुद्र के विशाल और ठंडे पानी में जीवित रहने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। समुद्र के ऊपर तैरते हुए वे किसी तरह आशा की एक छोटी सी किरण तलाश रहे थे।
लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी एहसास था कि उनका संघर्ष केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि मौत को हराने के लिए था। समंदर की लहरों में तैरते हुए यात्री उम्मीद के साथ एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन यह स्थिति भयानक और निराशाजनक थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए या क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे। पानी की लहरें उन्हें कहीं का कहीं बहाए ले जा रही थीं। पहले दिन की रात में लगभग 10 लोग भूख, प्यास और ठंड से मर गए। बाकी लोग हर हाल में एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। यह एक कड़ी परीक्षा थी जहां हर पल मौत के करीब महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक नई उम्मीद मिली। सुबह के समय यात्रियों में से एक आरव के पास एक दूरबीन थी। वह दूर दूर तक नजरें गड़ाए देख रहा था और तभी उसकी नजर एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। यह एक छोटा सा द्वीप था जो समुद्र के बीच में एक रेत के टुकड़े जैसा दिख रहा था। आरव की आवाज में एक नई आशा थी जब वह चिल्लाया, जमीन है, सामने जमीन है। सभी यात्री उस दिशा में देखने लगे। वह छोटा सा द्वीप वास्तव में एक जीवन रक्षक था और सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ घंटों की कठिन मशक्कत के बाद वे द्वीप के करीब पहुंचे। हालांकि द्वीप बहुत छोटा था, सिर्फ 83 मीटर का गोलाकार क्षेत्र, फिर भी यह उनके लिए एक नई उम्मीद बन गया था। लेकिन जब वे द्वीप पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत निराशाजनक था। यह द्वीप एक रेतीले टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। 2 नारियल के पेड़ और चारों ओर रेत के सिवा कुछ नहीं था। कोई जंगल नहीं था, न ही पीने के पानी का स्रोत था। द्वीप की स्थिति को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह द्वीप उन 200 से अधिक लोगों के लिए किसी खुली जेल से कम नहीं था। यहां जीवित रहना संभव नहीं था और इसके अलावा कभी भी समंदर की एक बड़ी लहर इसे डुबो सकती थी। जब द्वीप पर लोगों ने ठहरने की कोशिश की तो उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। वे जानते थे कि यह जगह जीवित रहने के लिए एक भयानक स्थान बन चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए प्रयासरत था। पहले कुछ दिनों तक वे उस छोटे से द्वीप पर एक साथ मिलकर घायलों की देखभाल करते रहे। उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़कर पट्टियां बनाई और एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। कोई पीने का पानी नहीं था और समंदर का पानी पीने से लोग और बीमार पड़ने लगे थे। एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई और अपनी बेल्ट की मदद से नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। वह काफी मुश्किलों के बाद कुछ नारियल तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन यह बहुत कम था। नारियल का पानी 200 लोगों के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में था। पानी की बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे लोगों के बीच मतभेद सामने आने लगे। एक गुट का मानना था कि सबको बराबर राशन मिलना चाहिए, जबकि दूसरे का कहना था कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा मिलना चाहिए। द्वीप पर अब छोटे छोटे गुट बन चुके थे और लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। एक दिन समंदर की लहरें पीछे हटीं तो छोटे छोटे गड्ढों में कुछ केकड़े और शंख दिखाई दिए। यह कोई बड़ी खोज नहीं थी, लेकिन यह भी जीवित रहने के लिए जरूरी था। प्लेन के नुकीले टुकड़ों से चाकू बनाया गया और सीट बेल्ट की मदद से जाल तैयार किया गया। उस दिन पहली बार उन्होंने आग पर पका हुआ कुछ खाया, लेकिन यह बहुत कम था। यह जीवन का संघर्ष था जो दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा था। समंदर में असहनीय स्थिति के बावजूद वे जीवित रहने के लिए लड़ते रहे। लगातार समुद्र की लहरें उनके संघर्ष को कठिन बना रही थीं। द्वीप पर कोई जगह नहीं थी जहां वे आराम से रह सकें। लोग रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखने लगे और प्लेन के चमकदार टुकड़ों को इस तरह सेट करने लगे कि सूरज की रोशनी में वे चमकें, ताकि किसी जहाज या विमान का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसके बाद उन्होंने मलबे से तार, पाइप और सीट बेल्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक शीट से टेंट जैसी संरचना भी बनाई। हर बूंद कीमती थी और सबको यह एहसास था कि उनकी जिंदगियों का सवाल अब हर छोटी सी चीज पर निर्भर था। चौथे दिन जब समुद्र की लहरें थोड़ी शांत हुईं, तो कुछ केकड़े और शंख दिखाई दिए। लोग इनमें से कुछ को पकड़ने में सफल हुए और उनका सेवन किया, लेकिन यह भोजन भी बहुत सीमित था। धीरे धीरे जीवन एक भयानक रूटीन में बदलने लगा, जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थीं।
भूख, प्यास और कुपोषण ने धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर कर दिया था। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी और वे कभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। समंदर और भूख से लाचार होते हुए भी एक नई उम्मीद दिखी। द्वीप पर समय बीतता गया और जीवन एक कठिन संघर्ष बन गया। लेकिन उनकी संघर्ष की भावना खत्म नहीं हुई। जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, कुछ विमान और जहाजों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर भी लोग मानते थे कि एक दिन कोई उन्हें बचा लेगा। 1 महीने के बाद जब द्वीप पर लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक दिन आसमान में दूर से एक जेट विमान की लकीर दिखाई दी। यह लकीर बहुत पतली और दूर थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी। लोग अपने बनाए हुए रिफ्लेक्टर से सिग्नल देने लगे, आग जलाकर धुआं करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत ऊंचा और दूर था। कुछ ही मिनटों में वह विमान उनकी नजर से ओझल हो गया। यह एक उम्मीद का पल था, लेकिन वह जल्दी ही टूट गया। सभी की उम्मीद एक बार फिर समंदर में डूब गई और लोग एक बार फिर निराश हो गए। इस घटना ने यात्रियों को तोड़कर रख दिया। किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी तो कुछ मानसिक संतुलन भी खोने लगे थे। एक बार फिर सबका ध्यान सिर्फ अपनी मौजूदा स्थिति पर था। हर सुबह जब लोग उठते तो उन्हें यह देखना पड़ता कि रात में कौन मर चुका था। यह एक ऐसा जीवन था जहां हर पल मौत के करीब महसूस हो रहा था। द्वीप पर हालत और भी गंभीर हो गई थी। पहले जो लोग एक दूसरे के सहारे थे, अब एक दूसरे से कटने लगे थे। द्वीप की स्थिति और भी विकट होती जा रही थी। समुद्र और द्वीप की विकट स्थिति के बावजूद लोग संघर्ष जारी रखे हुए थे। अब द्वीप पर आबादी घटकर 100 से भी कम रह गई थी। भूख, प्यास और कुपोषण ने लोगों को कमजोर कर दिया था। हर दिन किसी न किसी की मौत हो जाती और किसी को ठीक से दफनाने का भी समय नहीं मिल पाता था। एक संक्रमित घाव की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और यह पहली मौत थी जो बीमारी से हुई थी। अब डर और निराशा ने सबको अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। लोगों के बीच लगातार तनाव बढ़ता गया। कुछ लोग भोजन को लेकर लड़ते थे तो कुछ अन्य संसाधनों के लिए संघर्ष करते थे। द्वीप पर एक बड़ा कछुआ भी आ गया और इसे लेकर भारी झगड़ा हुआ। अंत में कछुआ बर्बाद हो गया और किसी को भी ठीक से खाने को नहीं मिला। जीवन के इस संघर्ष ने इंसानियत को धीरे धीरे नष्ट कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग अपनी उम्मीद खोने लगे थे। समय के साथ द्वीप पर बची हुई आबादी में से कुछ लोग तो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुके थे। उनकी उम्र बढ़ने लगी थी और उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। नई पीढ़ी ने अब द्वीप की सीमित जीवन शैली को अपना लिया था। उन्होंने नारियल के रेशों से रस्सियां बनानी और नारियल के खोल से बर्तन बनाना सीख लिया था। हालांकि यह जीवन उनके लिए संघर्ष था, लेकिन इसके बावजूद वे प्राकृतिक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने लगे थे। द्वार एक बुरी सच्चाई सामने आई। द्वीप के नारियल के पेड़ों की उर्वरता घटने लगी थी। कुछ ही सालों में पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए थे और वे कमजोर हो गए थे। इसने द्वीप पर स्थिति को और भी विकट बना दिया। कोई नया पौधा भी ठीक से नहीं बढ़ रहा था और अब लोग नारियल की कमी से भी जूझने लगे थे। कुपोषण और भूख ने उनकी क्षमता को कम कर दिया था। द्वीप की कंकरीली मिट्टी में अब जीवन की संभावनाएं कम होती जा रही थीं। इस समय तक द्वीप पर लगभग 30 लोग ही रह गए थे और उनके पास अब कोई तरीका नहीं था कि वे बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकें। समय के साथ द्वीप पर कुछ और साल बीत गए और अब द्वीप पर सिर्फ एक ही जीवित व्यक्ति बचा था, आरव, वही शख्स जिसने सबसे पहले उस द्वीप को दूरबीन से देखा था। अब वह बिल्कुल अकेला था और उसका शरीर भी कमजोर हो चुका था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपने साथी, अपने परिवार को खो दिया था। वह अब उस छोटे से नारियल के पेड़ के पास गया जो अब तक जीवित था, लेकिन उसमें कभी फल नहीं आया। उसने आखिरी बार उस पेड़ के नीचे लेटकर अपनी आंखें बंद कर दीं। वह आखिरी सांस लेने से पहले उसने अपने संघर्ष को याद किया। प्लेन का उड़ना, वह धमाका, समंदर, द्वीप, लड़ाई, मौतें, छोटी छोटी खुशियां और वह कभी खत्म न होने वाला इंतजार। लेकिन अब उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी।
आरव की सांसें धीरे धीरे धीमी होती गईं और अंततः उस द्वीप पर एक और जीवन खत्म हो गया। कई सालों बाद एक टूरिस्ट बोट गलती से उस द्वीप के पास पहुंची। बोट के कैप्टन ने दूरबीन से कुछ अजीब देखा और द्वीप पर उतरने का निर्णय लिया। जब उन्होंने द्वीप पर देखा तो उनका दिल दहल गया। पूरा द्वीप इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था और वहां कोई भी जीवित नहीं बचा था। शेल्टर टूटे हुए थे और हड्डियां हर जगह बिखरी पड़ी थीं। वहां उन्हें एक टूटा हुआ फोन मिला जिसकी पीठ पर एक शब्द लिखा था, हम मैं 370 से हैं। हमने कोशिश की। जिंदगी ने इन 234 लोगों को एक और मौत दी। उनका संघर्ष और साहस जो कभी जीवित रहने के लिए था, अब एक भयानक सच्चाई बन चुका था। द्वीप पर उनका संघर्ष खत्म हो चुका था, लेकिन उनका आत्मबल, उनकी हिम्मत और उनकी सबसे बड़ी हार का प्रतीक वह सूखा हुआ पेड़ था जो कभी फल नहीं दे पाया।